अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और ये एमके पब्लिकेशंस हमारा सेकंड ऑफिशियल चैनल है, क्योंकि हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस है वो अनफॉर्चुनेटली हैक हो चुका है। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स की टीम है उसने काफी हद तक उसे रिकवर कर लिया है एंड इंशाल्लाह इट विल बी रिकवर्ड सून। और जब तक हमारा जो ऑफिशियल चैनल एमके प्रिपरेशंस नहीं रिकवर होता या मेरा बेटा उसकी जो सारे के सारा कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक हमारी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं और जो डिफरेंट पेपर्स हो रहे हैं, हमारे लेक्चर की जो वीडियोस हैं, हमारी जो प्रमोशनल वीडियोस हैं, जो बुक्स की वीडियोस हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल एमके पब्लिकेशंस। तो ये हमारा एमके पब्लिकेशंस का चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत से एस्पायरेंट्स जो हैं वो एमके प्रिपरेशंस के हवाले से हमें ऑलरेडी जानते हैं और हमारी बेटे 2500 प्लस जो वीडियोस हैं वो एमके प्रिपरेशंस पे अपलोडेड थी। और अगर बेटा आप लोगों की दुआएं इसी तरह शामिल हार रही तो इंशाल्लाह हमारा जो ऑफिशियल चैनल है वो जल्द ही रिकवर हो जाएगा। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये हम अपलोड कर रहे हैं अपने सेकंड ऑफिशियल चैनल एमके पब्लिकेशन पे। तो इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। लेक्चर नंबर 1 ग्रीक लिटरेचर के हवाले से, ट्रेजेडी के हवाले से था जिसमें हमने एडिपस टेक्स्ट को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 2 में हमने प्रोमेथियस बाउंड को डिस्कस किया। लेक्चर नंबर 3 में हमने एंग्लो सैक्सन एज की बात की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, एंग्लो सैक्सन राइटर्स की बात की और उस टाइम में जो पोएटिक टेक्निक्स यूज होती थी और जिस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था वो सारी बातें की। और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन में हमने वो जो नॉर्मन का बैकग्राउंड है उसके हवाले से बात की और वो जो एक कल्चरल शिफ्ट है, लैंग्वेज का शिफ्ट है इसमें इंग्लैंड के अंदर, उसमें हमने उस हवाले से हमने बात की। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जोफ्री चौसर को। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बहुत से हिस्टोरियंस जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करते हैं जोफ्री चौसर से। चौसर इज नोन द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे चौसर का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइमलाइन को और उसके वर्क को जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उसको मेरा बेटा हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स पे होगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा जोफ्री चौसर के हवाले से। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात कर लें तो जोफ्री चौसर वाज बोर्न बिटवीन 1340 टू 42। बेटा एग्जैक्ट डेट जो है वो किसी हिस्टोरियन ने मेंशन नहीं की है। कुछ ने 1340 लिखा है, कुछ ने 1342 लिखा है और कुछ बुक्स में 1343 भी दिया गया है। तो लंदन में चौसर जो है वो पैदा हुआ है। हिज फादर वाज अ प्रॉस्परस वाइन मर्चेंट। और ये भी एक दफा पेपर में पूछा जा चुका है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चौसर्स फादर, तो वाइन मर्चेंट थे। ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये वाली इंपॉर्टेंट बात है बेटा, चौसर इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज वेल एज ही इज नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश poetry. He is also contributed importantly in the second half of 14th century to the management of public affairs as a courtier, diplomat and civil servant। तो चौसर का जो प्रोफेशन था he was a civil servant। और इसके बाद बेटे अगर हम बात कर लें तो चौसर के हवाले से, लाइफ एंड वर्क्स के हवाले से, तो ही हेल्ड अ नंबर ऑफ रॉयल पोस्ट सर्विंग बोथ एडवर्ड थर्ड एंड हिज सक्सेसर रिचर्ड सेकंड। तो वो जो डिफरेंट किंग्स थे जिनके रेन में चौसर रहा उसमें एडवर्ड थर्ड था जिसकी मेरा बेटा जो सल्तनत है 1327 से 1377 तक रही, रिचर्ड सेकंड 1377 से 1399 और हेनरी फोर्थ 1399 से 1413 तक। तो ये बेटा 3 जो डिफरेंट किंग्स थे जो जिनके टाइम स्पेन में चौसर रहा। ही वाज द फर्स्ट पोएट टू बी बरेड इन वेस्टमिनिस्टर एबे। तो वेयर चौसर इज बरेड ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, वेस्टमिनिस्टर एबे। और वेस्टमिनिस्टर एबे इज नाउ नोन एज द पोएट्स कॉर्नर। तो ये भी बेटा एक जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फिर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री चौसर को किसने बोला ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ड्राइडन ने बेटे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री बोला है। और इसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो ही वाज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड कौन था? चौसर था। ड्राइडन सेड हिम अबाउट हियर इज गॉड प्लेंटी। चौसर का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन था जिसको मेरा बेटा हम 14 चौसर की जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है उसको 14th सेंचुरी आर्ट गैलरी भी बोलते हैं। तो उसके जो कैरेक्टर्स की वजह से ड्राइडन ने उसको हियर इज गॉड प्लेंटी बोला। और रफ डायमंड मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड before
ही शाइन्स। और उसके बाद ही इज कॉल्ड एज ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। चौसर को ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है। और इसके बाद बेटे आप ये देख लें कि he is first one to use Ottawa rhyma in the book of Duchess. Ottawa rhyma is the 8 syllable line in couplet rhyming. अपनी वो जो बुक है मेरा बेटा इसकी जो डचेस है, द बुक ऑफ द डचेस, इसमें ओटावा राइमा फर्स्ट टाइम चौसर ने यूज की। और ओटावा राइमा क्या है, इसमें 8 सिलेबल लाइन होती है और कपलेट राइम होती है इसकी। और उसके बाद ही फर्स्ट यूज हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इसने जो है वो लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन में। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ओटावा राइमा चौसर ने फर्स्ट टाइम यूज किया और ओटावा राइमा में मेरा बेटा जो 8 सिलेबल लाइंस होती हैं और वो बुक ऑफ डचेस में। और उसके बाद हीरोइक कपलेट यूज की लेजेंड्स ऑफ गुड वुमेन में। और हीरोइक कपलेट जो है इसमें 10 सिलेबल लाइंस है, राइमिंग इन कपलेट्स है और इसको डेका सिलेबक कपलेट भी बोलते हैं। उसके बाद ही फर्स्ट यूज राइम रॉयल इन ट्रोइलस एंड क्रेसेड। राइम रॉयल इज 10 सिलेबल। राइम रॉयल जो है वो 10 सिलेबल लाइंस है और अरेंज इन 7 लाइंस स्टैंजा ए बी बी सी सी। और उसके बाद सम क्रिटिक्स कंसिडर ट्रोइलस एंड क्रेसेड चौसर्स फाइनेस्ट वर्क, ग्रेटर इवन देन फार मोर वाइडली रेड कैंटरबरी टेल्स। कुछ जो क्रिटिक्स हैं वो मेरा बेटा इसका जो ट्रोइलस एंड क्रेसेड है इसको ज्यादा बेहतर कंसिडर करते हैं कैंटरबरी टेल से। लेकिन चौसर यहाँ पे मेरा बेटा हमारे जो अदबी हलकों में उसकी प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, और ये क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में पढ़ाई भी जाती है और जहाँ पे क्लासिकल पोइट्री की बात हो, 14th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी पोइट्री की, इंग्लिश पोइट्री की बात हो, तो वहां पे चौसर को पढ़ाया जाता है। चौसर ट्रोइलस एंड क्रेसेड इज कॉल्ड नॉवेल इन वर्ड्स। तो ये भी मेरा बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर ने अपनी जो बुक है फेरी, अपनी जो पोएम है फेरी क्वीन कार्ड चौसर वेल ऑफ इंग्लिश अनफेल्ड। और इसके बाद आप देख लें जी कि ये आप अल्बर्ट कार्ड चौसर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न, अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न भी चौसर को बोला जाता है। द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी अल्बर्ट ने इसको बोला। और चौसर इज द अर्लीस्ट ग्रेट मॉडर्न बाय मैथ्यू आर्नल्ड। और इफ चौसर इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। ये मेरा बेटा जीके चेस्टन ने बोला। और हियर इज गॉड प्लेंटी, पहले भी मैं बोल चुका हूं, डायमंड ने बोला, ये सॉरी ड्राइडन ने बोला। ये क्रिटिक्स की ओपिनियन है चौसर के बारे में। और चौसर के वर्क्स की अगर हम बात कर लें तो इसके वर्क को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइम स्पैन है वो फ्रेंच पीरियड है 1359 टू 1372। दूसरा इटालियन पीरियड है 1372 टू 1385। और तीसरा जो है वो इंग्लिश पीरियड है 1386 टिल हिज डेथ 1400। तो फ्रेंच पीरियड की अगर हम बात करें तो फ्रेंच पीरियड 1359 टू 1372। इसमें ड्यूरिंग दिस टाइम चौसर ट्रांसलेटेड द रोमन डेलारोज। सबसे पहले बात तो मेरा बेटा कि फ्रेंच पीरियड में रोमन डेलारोज को इसने ट्रांसलेट किया। फ्रेंच पोएम है और ये तकरीबन 1200 में जो है वो लिखी गई थी। इसमें ड्यूरिंग मेरा बेटा 1200 इट वाज रिटन इन फ्रेंच। तो चौसर ने इसको ट्रांसलेट किया। और ही आल्सो रोट बुक ऑफ डचेस। बुक ऑफ डचेस भी इसने अपना वो जो फ्रेंच पीरियड था उसमें लिखी एनर्जिक पोएम दैट शेयर्ड मच विद कंटेम्परेरी फ्रेंच पोएट्री of the time but also departed from the poetry of important ways. Chaucer extensive reading of Latin poets such as Boethius also influenced his own work. He was influenced by French masters as Guillaume de और जैन जिमन एंड गिलेम डिलोरेस। और उसके बाद आप देख लें जी कि इसने जो चौसर के रिमाउंट ऑफ द रोज है, दिस बुक वाज ऑलमोस्ट अ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ फ्रेंच वर्क ली रोमन डेला रोज, जैन डिमॉन एंड गिलेम डिलोरेस ये लिखी हुई थी। इन द सेकेंड फ्रेगमेंट द नरेटर इज एबल टू किस द रोज बट द एलेगोरिकल कैरेक्टर जेलसी बिल्ड्स अ फोर्ट्रेस encircling is so that the narrator does not have access to it. The poem written, ये poem का brief सा introduction है। The poem written around 1360 explores themes of love. इसके जो themes है love था, desire था, pursuits of happiness और through the dream vision of a young man seeking a rose representing his ideal woman. The third fragment of the translation takes up the poem 5000 lines after the second fragment and its beginning the god of love is planning to attack the fortress of jealousy with his barons. और उसके बाद देख लीजिए बुक ऑफ डचेस है। ये हमने ये जो रोमन डेलर उससे इसको डिस्कस किया। बुक ऑफ डचेस है। द बुक वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ द डचेस ब्लांच और डचेस ब्लांच
who was the wife of John Gaunt, patron of Chaucer. She belongs to Leicester. This book is an elegy and allegory in nature. ये book जो है at the same time elegy भी थी और allegory भी थी. elegy आपको पता है कि किसी की डेथ के ऊपर जो पोएम लिखी जाती है, और allegory जो है वो सिंबॉलिक पोएम होती है जिसकी सरफेस लेवल पे स्टोरी कुछ और होती है, डीपर लेवल पे कुछ और होती है. It comprises 1300 lines. In this book, Chaucer used Ottawa rhyme for the first time. He fears he will die of his insomnia, so he asks servants to bring him a book to read, which he calls a romance, a medieval European genre of literature, often about knights and their adventures and romances. और उसके बाद द नरेटर, और रोमांसेस के हवाले से मेरा बेटा ड्रामा के अंदर जो रोमांस का ओरिजिन है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो रोमांस का ओरिजिन है, उसके हवाले से प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बात कर चुका हूं. द नरेटर और द स्पीकर ऑफ द पोएम फिगर्स दैट इफ गॉड्स हेल्प एवरीवन fall asleep and dream, maybe a god would do the same for him. He sends a plea of the gods to that he will reward them with the most luxurious gold painted बेड चैम्बर विद द बेड फाइनेस्ट डाउन इफ दे हेल्प हिम इन स्लीप. और उसके बाद आप देख लीजिए फर्स्ट द नरेटर हियर्स द बर्ड्स. अब बेटे एक्चुअली ये वाले जो वर्क्स हैं ये सिर्फ ऐड किए हैं कि इनका आपको जो स्टोरी लाइन है, जो बेसिक थीम है वो पता हो, और इसका जो फ्रेंच टाइम पीरियड था चौसर का वो कहां से कहां तक था. और उसके अंदर मेरा बेटा एक तो ये वाला वर्क जो है ये द बुक ऑफ द डचेज और दूसरा द रोमाउंट ऑफ द रोज, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, इनका बेसिक थीम आपको पता होना चाहिए. अगर हम इसके इटालियन पीरियड की बात करें तो 1372 से स्टार्ट होता है, 1385 तक ये चलता है. और चौसर हैज बीन इटली एंड केम इन पर्सनल कांटेक्ट विद दांते, पेट्रार्क एंड बोकेशियो. तो मेरा बेटा वो जो रेनेसा मूवमेंट के पायनियर थे दांते, पेट्रार्क, बोकेशियो, रेनेसा मूवमेंट जो इटली से स्टार्ट हुई, चौसर का मेरा बेटा इनसे जो कांटेक्ट हुआ और चौसर की पोएट्री के ऊपर इनका जो इन्फ्लुएंस पाया जाता है. द पीरियड सिग्निफिकेंटली शेप हिज राइटिंग स्टाइल एंड थीम एंड शो डीपर नैरेटिव स्ट्रक्चर. दिस इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ हिज पीरियड आर ट्रायलस एंड क्रिसाइड और द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, द हाउस ऑफ फेम एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. तो ये जो चार चौसर के बड़े रिनाउंड बड़े फेमस वर्क्स हैं ये मेरा बेटा इसके इटालियन पीरियड में है. और इसमें जो इम्पैक्ट था वो दांते का, पेट्रार्क का और बोकेशियो का था. और इसमें आप ये देख लें कि इट इज अ ट्रेजिक वर्स ऑफ मोनार्क बाय जेफरी चौसर कंपोज इन 1380 एंड कंसिडर्ड बाय सम क्रिटिक्स टू बी हिज फाइनेस्ट वर्क. ये वो वर्क है मेरा बेटा जिसको हम जो फाइनेस्ट वर्क है, कुछ क्रिटिक्स जो इसको फाइनेस्ट वर्क कंसिडर करते हैं. दिस पीरियड स्पैनिंग रफली फ्रॉम 1372 to 1385 saw Chaucer's exposure to Italian authors like Dante, Petrarch and especially Boccaccio, leading to the significant stylistic and thematic shift in writing. और इसी में बेटा अगर हम पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स की बात कर लें तो ये भी इसका वो जो इटालियन पीरियड था इसमें इसने लिखा. 1382 में ये लिखी गई. 699 इस पोएम की लाइंस है और ये राइम रॉयल में लिखी गई है. और इसमें बेटे ये 1380 to 90 के दरमियान जो है वो कंपोज हुई इन ट्रेडिशन ऑफ अ फ्रेंच रोमांस. और उसके बाद द हाउस ऑफ फेम है 1380 में. इट वाज रिटन आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ दांते. इट हैज द रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी. ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर में पूछा जा चुका है मेरा बेटा कि जो हाउस ऑफ फेम है इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो किसके साथ है, तो दांते की डिवाइन कॉमेडी. और उसके बाद मेरा बेटा आप ये देख लें कि ये यहाँ पे इसके थीम्स हैं, ये आप लोग देख लेंगे. और फिर लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है 1385. इट इज रिटन अ क्वीन बिडिंग who asked him to write of good women. Much of his poem is devoted to the फर्स्ट यूज ऑफ द हीरोइक कपलेट. अब यहाँ पे मेरा बेटा फर्स्ट यूज ऑफ हीरोइक कपलेट इस पोएम के अंदर था चौसर का. और उसके बाद रिटेल इन लिरिकल फॉर्म ट्रेजिक लव स्टोरीज और क्लेओपेट्रा. और उसके बाद आप देख लें फिलोमिला और एलिज एंड मिनिस्ट्रा. इसके बाद इन द प्रोलॉग द गॉड ऑफ लव इज एंग्री. ये इसकी मेरा बेटा आगे पोएम का क्रक्स है. और उसके बाद इंग्लिश पीरियड की अगर हम बात कर लें तो 1386 to 1400 ये इंग्लिश पीरियड है चौसर का. और द फेमस वर्क ऑफ हिज पीरियड इज कैंटरबरी Tales, which was written after the influence of Boccaccio, the Decameron. ये भी मेरा बेटा पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि कैंटरबरी टेल जो है उस पे इन्फ्लुएंस है वो बोकेशियो की किस बुक का था, डीकेमरॉन का. द जनरल प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल्स इज टेकन फ्रॉम बोकेशियोस डीकेमरॉन. इन कैंटरबरी टेल्स पिलग्रिम्स could be seen
going to Thomas Becket in the month of April. He gave a picture of 21 pilgrims in his work. Actually मेरा बेटा वो 29 pilgrims थे और including चौसर वो 30 बनते थे और वो सी बेकेट का जो श्राइन था वहां पर जा रहे थे और पिलग्रिम्स के लिए, और उनका जो होस्ट था वो टर्बर्ड इनके अंदर हैरी बेले था और उसने सजेस्ट किया कि हर पिलग्रिम जो है 2 स्टोरी जाते हुए सुनाएगा, 2 वापस आते हुए सुनाएगा और जिसकी बेस्ट स्टोरी होगी उसको जो डिनर है वो दिया जाएगा। तो एक्चुअली मेरा बेटा चौसर का जो प्लान था वो 120 स्टोरीज लिखने का था, लेकिन इसके अंदर प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल के अंदर जो है वो इसकी 858 लाइंस प्रोलॉग, क्योंकि तमहीद है, और जो चौसर ने कंप्लीट स्टोरीज लिखी वो 22 लिखी और 2 जो है वो इनकम्प्लीट स्टोरीज थी और टिल हिज डेथ मेरा बेटा ही कुड ओनली राइट 24 स्टोरीज। तो जो इसका इंग्लिश पीरियड है इसमें अब देख लें कि फ्रेंच पीरियड हमने देखा, इटालियन पीरियड देखा। फ्रेंच पीरियड में इसका जो वर्क था, इटालियन पीरियड में इसका जो वर्क था, क्रिटिक्स की जो चौसर के बारे में सेइंग थी, चौसर को मेरा बेटा फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है, ग्रैंडफादर बोला जाता है, इस हवाले से मॉर्निंग सन ऑफ रेनेसा बोला जाता है, मॉर्निंग सन ऑफ सॉन्ग बोला जाता है, हियर इज गॉड प्लेंटी यहाँ पे बेटा इसके बारे में कहा गया। तो ये बुनियादी तौर पे डिफरेंट क्रिटिक्स की जो ओपिनियन है और चौसर का जो आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन के हवाले से, चौसर का जो स्टाइल है, चौसर की जो आयरनी है और चौसर का जो ह्यूमर है, चौसर का जो रियलिज्म है, इन सारी चीजों के हवाले से मेरा बेटा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम तमाम कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स के बाद चौसर की जो टेक्निक्स है उनको डिस्कस करेंगे, जो डिवाइसेस उसने यूज की उनको डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर के डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। तो ये बेटा चौसर का सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने चौसर की बर्थ की बात की, चौसर की डेथ की बात की और उसकी पूरी टाइमलाइन की बात की और उसके वर्क को जिन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और वो जो तीनों पीरियड्स हैं उनमें उसने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इन वर्क्स की जो स्टोरीज हैं, जो समरीज हैं, वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चौसर के मेरा बेटा जो वर्क्स है उनके ऊपर जो डिफरेंट इंपैक्ट्स है राइटर्स का वो आपने देख लेना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर जो चीज शामिल है वो है चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।